जो है हम आहरण पर क्या करेंगे, ब्याज की गणना करेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर में और सबसे कठिन लगने वाला है बच्चों को, लेकिन आपको नहीं लगेंगे, ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस आपको थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करना है, ठीक है। चलिए, हमारे पास जो है आहरण पर ब्याज की गणना दो अलग अलग प्रकार से की जाती है। जैसे आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। एक पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए 2 साझेदार हैं। कितने साझेदार हैं? 2। अब पूंजी पर ब्याज क्यों लगाया जाता है, ये तो आपको पता है कि कोई पार्टनर जो है बार बार पैसा ना निकाले, क्योंकि अननेसेसरी बार बार अगर पार्टनर क्या करते हैं, पैसा निकालेंगे तो धंधे से पैसे क्या हो जाएंगे, कम। पूंजी के जैसे ही कम होगी तो व्यापार छोटा हो जाएगा। फिर जो सोच से हम व्यापार क्या कर रहे थे, साझेदारी शुरू किए थे कि ज़्यादा पूंजी आएगी तो ज़्यादा बड़ा व्यापार होगा, तो ये सोच कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, फिर धीमा पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या होता है, बार बार आहरण को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है, आहरण पर ब्याज। आहरण पर क्या लगाया जाता है? अब ये ब्याज अगर तय है पार्टनर्स के बीच में तो लिया जाएगा। आहरण पे ब्याज लिया जाएगा, और अगर तय नहीं है तो इस पर कोई भी ब्याज लिया नहीं जाता है। तय कहने का मतलब समझौते के तहत अगर इनका कोई बना हुआ है, क्या पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बना हुआ है कि पूंजी पे ब्याज लिया जाएगा, तो उस दर से क्या किया जाएगा, सालाना का ब्याज लिया जाता है। अगर नहीं बोला गया है तो क्या करेंगे, कोई भी ब्याज नहीं लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको पूंजी पे ब्याज की गणना करनी है, लेकिन ये पूंजी 2 प्रकार से होती है। जनरली साझेदार 2 तरीके से मेथड फॉलो करते हैं। पहला कि कोई भी साझेदार कभी भी निकाल लेता है पैसा। दूसरा क्या होता है कि उन लोगों के बीच में ऐसा भी समझौता रहता है कि हम महीने के शुरू में हर महीने निकालेंगे, हर महीने पैसा निकालेंगे। क्योंकि आप देखो, एक कर्मचारी जब आता है काम करने के लिए, उनको क्या दिया जाता है, महीने क्या दिया जाता है, तनख्वाह दिया जाती है। दिए जाते हैं कि नहीं दिए? क्या उसको 2 महीने, कभी 1 महीने, कभी कुछ भी दिया जाता है क्या? नहीं। उसको एक फ़िक्स टाइम के बाद क्या दिया जाता है, तनख्वाह, ताकि वो क्या कर सके, अपने महीने के जितने भी खर्चे हैं, घरेलू खर्चे, उसको मेंटेन करके चल सके। पार्टनर्स भी जनरली यही करते हैं। वो क्या करके चलते हैं, फिक्स करके चलते हैं। क्या फिक्स करके चलते हैं कि हम हर महीने कितना पैसा, सारे पार्टनर कौन कितना लेके घर लेके जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे समान राशि समान समयावधि। समान राशि समान समयावधि मतलब एक निश्चित टाइम गैप के बाद क्या किया जाता है, पैसा बार बार उतना निकाला जाता है। जैसे इस बार हमने 10,000 फिक्स कर लिया या 5,000 फिक्स कर लिया, अगले महीने उसी तारीख को क्या निकाल लेंगे, 5,000 फिर निकाल लेंगे। मान लीजिए इस तारीख को हमने 1 जनवरी को हमने क्या किया, 5,000 निकाला, तो फरवरी की 1 तारीख को क्या करेंगे, 5,000, फिर मार्च की 1 तारीख को क्या करेंगे, फिर 5,000। ऐसे करके क्या किया जाता है, एक निश्चित टाइम पे, या हर महीने के पहले तारीख को, या हर महीने के बीच को, हर महीने के आखिरी को, जैसे भी है, ऐसा क्या किया जाता है। इसको हम बोलेंगे समान राशि समान समयावधि, टाइम ड्यूरेशन। हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, अलग अलग राशि अलग अलग समयावधि, जहाँ पे कोई फिक्स फॉर्मेट होता नहीं है। मतलब कोई भी पार्टनर्स क्या कर लेते हैं, कभी भी पैसा निकाल लेते हैं। कभी भी कहने का मतलब है, कभी 5,000 निकाल लेंगे, कभी 10,000 निकाल लेंगे, कभी उनको ज़रूरत पड़ी अचानक से बड़े अमाउंट की तो वो 20 भी निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है, और वो कभी भी निकाल सकते हैं। उनको लगता है कि हमको हर महीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी पार्टनर्स को लगते हैं आपस में कि हमको हर महीने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, कभी अचानक से पड़ जाती है, तो उस टाइम पर हम देख लेंगे। बाकी हमको रेगुलर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेगुलर अपने को ज़रूरत ही नहीं है, तो निकालने का क्या मतलब है कि नहीं। तो ऐसे करके कई पार्टनर्स क्या करते हैं, अलग अलग राशि कभी भी निकाल लेते हैं, और आपस में इनका बीच में ऐसा एग्रीमेंट रहता है। क्लियर है? चलिए, तो आज हम जो देखने वाले हैं, इस पहले वाले टॉपिक को आने वाले वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अलग अलग राशि अलग अलग समय अवधि में क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं हल करने के लिए, वो है गुणनफल विधि। कौन सी विधि? गुणनफल विधि। क्या होता है गुणनफल विधि, अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। इसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है? चलो, इसके लिए मैं आपके बुक का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 20, शिवम और सुभी। मिला कि नहीं मिला आपको? आगे है उसी के, शिवम और सुभी। चलो, नहीं मिला होगा तो भी सुन लो, मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन देख लेना। क्या बोला गया है, शिवम और सुभी साझेदार हैं। वर्ष के दौरान शिवम द्वारा निम्न तिथियों को निम्न प्रकार की रकम निकाली गई है। यदि आहरण पर 7% की दर से ब्याज लगाया जाता है, कितने परसेंट? 7% की दर से ब्याज लगाया गया है, तो गुणनफल विधि द्वारा ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, गणना करने का तरीका पहला वाला ही है। हम लोग जैसे पहले क्या करते थे बेटा, पहले एक राशि निकालते थे,
कोई राशि रहती थी, है ना, उसका क्या करते थे, दर बटे 100, दर बटे 100। और उसके बाद क्या करते थे, अगर महीने में दिया है तो माह की संख्या, कितने माह बच गए थे, बटे 12 करते थे कि नहीं करते थे। अब यहाँ पे राशि भी अलग अलग रहेगी और महीने भी अलग अलग रहेंगे, तो सब में क्या रहेंगे, सेम, दर बटे 100 बटे 12, दर बटे 100 बटे 12, दर बटे 100 बटे 12। ठीक है, चलो उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अभी जो एग्जांपल हमने इस बुक के लिए है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बोला गया है, तिथि दिया है आपको, डेट दिया है, और उसके बाद क्या दी है, राशि, कब कब कितनी कितनी आहरण की गई है। आप अपने को क्या लगाना है, आहरण पे ब्याज। देखो पूंजी पे जब ब्याज निकालते थे, तो यहाँ पे क्या होता था, शुरुआत में कुछ पूंजी रहती थी, फिर बीच में कुछ चेंज होता था, और फिर जो चेंज हुए अमाउंट पे आखिरी दिन तक का डेट हम लेते थे, यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना दिन है, अरे सॉरी, यहाँ से यहाँ तक कितना दिन है। तो हम क्या करते थे, यहाँ से यहाँ तक कितना महीना है, यहाँ से यहाँ तक कितना महीना, तो ये जो राशि जो बदल चुकी होती थी उस पर क्या निकालते थे, ब्याज की गणना करते थे। लेकिन आहरण में क्या होगा, आहरण भी वैसे ही होगा। लेकिन देखो मान लीजिए इस दिन आहरण किया गया है, तो यहाँ से लेके हमारा साल आखिरी तक देखेंगे क्या आहरण किया गया पैसा, साल के बीच में कब किया गया। मान लीजिए अगर हम 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं समय ले लेता हूँ, और 31 दिसंबर को हमारा साल का आखिरी होता है, और ये 1 मार्च को क्या कर लिया गया है, आहरण कर लिया गया है। तो हम आहरण की राशि पे कितने महीने के लिए हम ब्याज की गणना करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ 12% है, आहरण की राशि भी मैंने दिया हूँ, तो ये परसेंट जो है कितने महीने के लिए लगाएंगे, कितने महीने के लिए लगाएंगे। यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। गड़बड़ ये होता है कि 2 महीना नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। देखो आप लोग कैसे गिन रहे हो, इस वाले को देखते हुए गिन रहे हो ना। आहरण को हम कैसे देखेंगे, हम लास्ट के दिन टुकुर टुकुर ऐसे करते हैं ना, दूर से देखते हैं, वो कर रहे हैं हम। यहाँ पे खड़े हैं हम बेटा, कहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े होते हैं, क्योंकि हमारा साल बीतने के बाद हम ये सारा कुछ तामझाम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो राशि निकाली गई साझेदारों द्वारा वो कब कब निकाली गई, और जब निकाली गई है उस दिन से आज के दिन तक वो कितने दिन तक हमारे से पैसा दूर रहा, है कि नहीं। मतलब मैं ये बोलूँगा कि अगर वो जनवरी के 1 तारीख को निकाल लेता तो पूरे साल भर हमारे पास वो पैसा नहीं है, फॉर्म के पास साल भर पैसा नहीं है, तो पूरे 12 महीने का उस पर ब्याज लेते। ऐसा आप कर रहे थे पहले के क्वेश्चन में, जब वहाँ पे कुछ ना बोला जाता था तो, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ मार्च को निकाला गया, कि कब निकाला गया, मार्च को। तो मैं देखूँगा भैया मार्च से लेके 31 दिसंबर तक वो पैसा मेरे पास नहीं है जो साझेदार लेके चला गया है, तो मैं इस ड्यूरेशन के बीच का ब्याज निकालूंगा। समझ में आया कि नहीं आया। मैं इसका नहीं देखूँगा कभी भी। ये पूंजी पे करते हैं, पूंजी पे हम शुरुआत से कितनी पूंजी थी, फिर बीच में कब चेंज हो गई, फिर वो पूंजी कब तक रही, कितने महीने तक रही, फिर उस पर ब्याज देंगे, फिर चेंज हुई, फिर उस पर कितना % लगता है। जैसे भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब चेंज हो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जब निकलेगा पैसा आहरण होगा। देखो दोनों चीज़ एक साथ हो रही है ना, एक तो पूंजी पर भी ब्याज की गणना बोल सकता है और आपको आहरण पर भी ब्याज की गणना बोल सकता है। पूंजी जैसे जैसे घटेगी तो पूंजी पे ब्याज उस दिन से क्या हो जाएगा, उस नए अमाउंट पे जितने महीने के लिए वो अगले टाइम तक रहेगा उस पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम क्या बोल रहे हैं, आहरण कर रहे हैं, तो आहरण पे कब से कब ब्याज लगेगा, तो हम बोलेंगे आहरण की राशि अगर इस दिन को निकाली गई, मैं बोलता हूँ इसमें भी ये देखो सेम है, अपन बोलेंगे कि इस दिन आहरण कर ली गई है, तो ये नए राशि पे क्या निकालते हैं, पूंजी पे ब्याज की गणना करते हैं। लेकिन जब आहरण के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि यहाँ से आखिरी दिन तक देखेंगे, हर बार आखिरी दिन तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, जबकि इसमें क्या होता था, आखिरी दिन तक जाते थे क्या, नहीं, हम तो बोलते थे जिस दिन चेंज हो गया उसी दिन से हम बोल देंगे कि चेंज अमाउंट पे उस नए अमाउंट के क्या करने हैं, ब्याज की गणना करनी है। लेकिन यहाँ पे हम हर बार जब भी आहरण होगा तो उसका साल का आखिरी दिन कौन है उसके बीच का टाइम ड्यूरेशन लेंगे। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा आहरण की राशि हो सकता है 2-3 बार हो जाए, तो यहाँ से हम देखने पड़ेंगे कि ये साल के आखिरी दिन तक कितने महीने के लिए पैसा बाहर रहा। फिर यहाँ पे अगर कोई और आहरण कर लिया गया है तो यहाँ से देखेंगे कि कितने महीने तक और पैसा बाहर रहा। जो पैसा निकालते जा रहे हैं, पूंजी भी क्या हो रही है, कम होते जा रही है। आहरण क्या हो रहे हैं, बार बार निकालने की वजह से पूंजी कम हो रही है, लेकिन आहरण पे क्या ले रहे हैं हम लोग, ब्याज। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आहरण पे ब्याज ऐसे लिया जाता है। बात समझे। पूंजी पे ब्याज देने के टाइम पे जो कैलकुलेशन हम पहले सीखे थे वैसे ही करेंगे, लेकिन आहरण का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। अब बात समझ में आ गया। अब हम जो करने वाले हैं वो है आहरण पर ब्याज की गणना।
इसको मैं मिटा दूँ। चलो, इनमें तिथि क्या क्या दे रखी है और कितना कितना अमाउंट दे रखा है? तिथि क्या दे रखी है? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 है, पूरा 2010 है ना, 11 भी है। चलो इसको 2010 लिखते हैं। राशि कितनी दे रखी बेटा? 8000। और 20 जून 30 जून, ये भी 2000 है, 10 का है। और कितना राशि है? 7500। और फिर 31 अक्टूबर कितना है राशि? 5000। और 31 दिसंबर को है, ये 2010 को कितना? 7000। और फिर 1 मार्च को 2011 को, सॉरी ये अगला साल आ गया ना, क्या 5500। तो ये 5 बार पैसा निकाला गया। साझेदार से कितना निकाला है? 5 बार पैसा। अब इसको आप ऐसे समझना, डायग्रामेटिकली मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेथड भाड़ में गया, पहले टेबल भाड़ में गया। मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूँ कि ये दिखता कैसे है। अगर आप इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? साल का प्रारंभ है 1 अप्रैल, ठीक है। और फिर ये हमारा है 31 मार्च। मतलब ये साल 2000 से शुरू होके, 2010 से शुरू होके 2011 को ख़त्म हो रहा है। अगर देखें तो ये एकदम सिस्टमेटिकली दिया है, अप्रैल मई जून, मतलब लाइन से दिया है। आगे पीछे है क्या? नहीं है। जानकारी बढ़िया है। आपको 1 अप्रैल को किया गया है और 31 जून को, 30 जून सॉरी, और फिर 31 अक्टूबर को, और फिर 31 दिसंबर को, और फिर 1 मार्च को। कायदे से देखा जाए तो आपको महीने की जो है संख्या गिनने आनी चाहिए। महीने की संख्या क्या करनी चाहिए? आनी चाहिए, गिनने आनी चाहिए। अब मेरे को बताना, जब आहरण इस राशि को, इस 8000 पे बेटा, 8000 पे पहले राशि की बात कर रहा हूँ ना, मेरे को बताना पहले राशि का हम क्या है? हमारा फॉर्मूला सिंपल है ना। फॉर्मूला क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, राशि, जो भी राशि है आहरण की, उस पर क्या करेंगे? दर बटे 100 गुना 1 नहीं, माह की संख्या बटे 12, ये होता है। और इससे हमारा क्या निकल आएगा? ब्याज निकल आएगा। ठीक, तो इसी का हम क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। पहले वाले के लिए कैसे निकालोगे? राशि दिया है 8000 दिया है ना, उसके बाद क्या करोगे? दर बटे 100। दर बटे 100 कहने का मतलब क्या होगा कि हमारा वहाँ पे दिया है, क्या दिया क्वेश्चन में? 7% दिया है, 7% है ना, 7%, 7% वार्षिक दिया है। ध्यान रखना ये भी वार्षिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वार्षिक। तो ये 7% वार्षिक है, तो 7 डिवाइड बाई 100 इंटू क्या करेंगे? माह की संख्या। मेरे को बताओ कितने माह तक पैसा बाहर रहा? अगर 1 अप्रैल को निकाल लिया गया है और 31 मार्च के दिन हम खड़े होकर देख रहे हैं, तो हमारे से पैसा वो तो शुरू से ही नहीं है। हमारे पास जो पैसा वो तो शुरू से ही नहीं है, गायब है। तो 12 महीने हमारे पास से नहीं पड़ा है पैसा। समझ में आ रहा है? बाहर है, तो हम क्या बोलेंगे? पूरे 12 महीने का निकाला जाएगा, 12 बटे 12। दूसरा क्या होगा? दूसरे जो 7500 पे कितना हो जाएगा? 7 बटे 100। और कितना माह के लिए निकालेंगे? तो यहाँ पे हम देखेंगे जून का 30 है ना, तो जून तो महीना निकल गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 9 महीने। मार्च तक जाना ना बेटा, आपको दिसंबर तक क्यों जाना है? आप इस दिन को खड़े हो रहे, दोबारा से आप समझो कि आप साल के आखिरी में बना रहे हो। ठीक है, ऐसे करके मत बैठे रहे करो, नींद आती है। ठीक है, हाँ, तो आपको ऐसे, भले ऐसे बैठो ना जी, या नॉर्मल सीधा बैठो। ऐसे में क्या होती है ना, ऐसे रखे ना नींद आती है, क्योंकि कई एक थोड़ा सा ये रहता है कि आपका ध्यान भटक जाता है, कहीं और खो जाते हो फिर। चलो, मैं भी भटक गया अपने पॉइंट से। 30 जून का देखोगे तो 30 जून का महीना गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने बस नहीं है, अपना आखिरी मार्च को है, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने महीने हैं? 9 महीने। तीसरे अमाउंट के लिए 5000 अमाउंट है हमारे पास, है ना, और क्या है उसका? 7 बटे 100 गुना 5 महीना होगा क्या?
देखता हूँ मैं पहले। अक्टूबर है, निकल गया। अक्टूबर का एक आखिरी दिन है तो निकल गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च का 31 तारीख है, तो ये पूरा 5 महीने के लिए रहा बाहर। और वैसे ही अगर देखा जाए तो कौन सा अमाउंट है फिर चौथा, दिसंबर की बात करेंगे तो दिसंबर 31 का दिसंबर मतलब महीना जो है ख़त्म हो चुका है। और ये 7,000 पे 7% गुना करेंगे, क्या करेंगे 3/12, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च ही बस बचे। समझ में आया कि नहीं आया। और फिफ्थ अमाउंट जो है कि है 5,500 पे 7%। और यहाँ पे अब देखो मार्च का पहला दिन है तो पूरा महीना तो रहा ना कम से कम, है ना। तो इसमें 1 महीने लेंगे पूरे, क्या लेंगे 1 महीने, 1/12। कितना पेचीदा काम है, हर बार ऐसा लिखना कितना पेचीदा काम है। ये तो 5 ही बार निकाले हैं, अगर मान लीजिए पूरे 12 महीने निकाल दें तब, और कभी भी निकालते तब, है ना, समस्या हो जाती कि नहीं हो जाती। ये पेचीदा काम है। अभी हम इस चीज़ को और हल्के से करेंगे शॉर्ट में, जो कि मैं यहाँ पे करूँगा। फ़िलहाल आप इसको कैलकुलेट कीजिए। मेरे पास है हथियार, आपके पास नहीं है, और हम आफ्टर 12th आपको कैलकुलेटर यूज़ करने को मिलते हैं, ठीक है। 12वीं के बाद आपको ऐसा रहेगा कि हर आप एग्ज़ाम में कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, लेकिन 12वीं के पहले ये दुख है कि आपको पहले मैनुअली क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना। मैं यहाँ पे समय बचाने के पर्पज़ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोग कर भी सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 8 56, 5,600, 2 जीरो कम करना ना, सॉरी 560 होगा। इस 12 से 12 कट जाएंगे, है ना। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा। 80 गुना 7 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 556, ठीक है। सॉरी 560, 556 बोल रहा हूँ, 560। अब ये 7,500 पे करो कैसे होगा, मुझे निकालना पड़ेगा 7,500 गुना 9/12 गुना 7%। तो ये आ रहा है बेटा 393.75। तो ये यहाँ 0.75 है, उसको हम 94 कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, तो इसको मैं करता हूँ 5,000 का 7%, 350 होता है इंटू 5/12, तो ये हो जाता है 145.83। तो 145 है तो इसको हम 146 कर सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे, तो ये हो गया 7,000 का 7% गुना 3/12, तो ये हो जाता है 122.5। तो हम बोलेंगे 123, राउंड ऑफ कर लेंगे ना, ठीक है। और यहाँ पे है 5,500 को 7% निकालेंगे और बट्टे क्या कर देंगे डायरेक्टली 12, तो ये आ जाता है हमारा मात्र 32 रुपये, ठीक है। ये सारा कुछ आया, कितना कितना आ गया 560 प्लस 394 प्लस 146 प्लस 123 प्लस 32, ये हो रहा है हमारा 1255। कितना हो रहा है 1255, 1255। आप इसको करके देखना, आपके बुक में कितना आया है, लगभग इसमें 54 दिया है, ठीक है। हमारे में कितना आ गया 55। 1 रुपये के लिए झगड़ा नहीं करना, ठीक है। अब इस चीज़ में आप देखोगे तो क्या चीज़ें हमने बार बार टाइम पास करने के लिए की, हमने सब हर बार क्या किया है, ये वाला काम किया है कि नहीं किया बेटा। ये काम हमने सभी के साथ किया है, गुना 7/100/12। ये काम हमने क्या किया है, सभी के लिए किया है कि नहीं किया है। आपने जब बचपन में पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए इसको क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे पहले देखो 2 गुना, आपने देखा होगा 2x प्लस 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, ऐसा कुछ रहता था। तो आप क्या करते थे, जो दोनों में है उसको क्या लेते थे, कॉमन लेते थे कि नहीं लेते थे। तो x कॉमन निकल जाता तो क्या निकलते थे 2 + 3, ऐसे करते कि नहीं करते। तो जो चीज़ें कॉमन होती है उसको हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बाहर क्या निकल आएगा, अगर इन सबको देखें तो 7/100 और 1/12 ये बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या, राशि गुना माह, राशि गुना। तो हर बार आप क्या करने वाले हो, राशि और गुना में माह। और इसको अगर मैं चेंज कर दूं तो ये क्या है हमारा दर, है ना। तो हमारे यहाँ पे ब्याज निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और इसको हम बोलते हैं गुणनफल, इसको हम क्या बोलते हैं, गुणनफल। समझ में आया कि नहीं आया।
और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखें तो ये होता है गुणनफल, गुणनफल का योग लेंगे। गुणनफल का क्या लेंगे बेटा? योग, क्योंकि यहाँ पे हर बार क्या करने वाले हैं? 8000 गुना 12, आप करके देखना ना। 8000 गुना 12, 7500 गुना 9, 5000 गुना 5, 7000 गुना 3 और 5500 गुना 1। करें क्या एक बार? चलो यही राशि आती है कि नहीं आती देखते हैं। तो ये हो जाता है गुणनफलों का योग गुना दर बटे 100 गुना 1/12। अब आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला सिंपल है, क्योंकि हमको बहुत सारे क्या करने हैं, राशि और उसके माह ये चेंज है ना, अलग अलग है, इसलिए क्या करने पड़ेंगे? आपस में गुना करने पड़ेंगे। समझ में आया? अब चलो इसको हम एक टेबल के थ्रू बनाते हैं। किसके थ्रू बनाएंगे? टेबल। आपको भी सेम टेबल को बनाने हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ी देर में इसको आप लिख लेंगे फिर। हाँ साइलेंट रहेंगे रे। ए भकले विक्की, क्या यार सुनते नहीं हो? तो इसके लिए हम एक टेबल का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बेटा जो माह दिया ना, तिथि, इसको लिखेंगे। तिथि लिख लिए। दूसरा क्या लिखेंगे? फिर राशि, और फिर अपने लिखेंगे माह की संख्या, माह की संख्या, और फिर क्या लिखेंगे? गुणनफल। क्या लिखेंगे? गुणनफल। मतलब हम यहाँ पे ना पूरा ऐसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? राशि और माह, राशि और माह का टोटल ले लेंगे और उन सब के टोटल में क्या लगाएंगे? 7/10 7/100/12। समझ में आया? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले आप लिख लेंगे ना ये सारा कुछ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ माह की संख्या कितना है। राशि हमारे पास है 8000, फिर 7500, फिर 5000 और फिर 7000 और 5500। हो गया? माह की संख्या हमने यहाँ पे निकाल रखा है 12 9 5 3 1। 12 9 5 3 1। अब इनका क्या करेंगे? प्रोडक्ट लेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट। क्या होगा? 12 8 96, 12 8 96,000 हो गया। फिर 7500 कर ये करो, 9 से गुना करो, कितना आएगा? 0 0 5 9 45 का 5, हाथ में गया 4, 7 में 63 और 4 क्या हो जाएगा? 77 और 67 कितना हो जाएगा? 67। और यहाँ पे क्या हो गया? 5 पंचे 25,000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 तिया 21,000। 5,000 इसका तो वही होगा 5,500। इन सब का क्या करेंगे? टोटल क्या आएगा? गुणनफलों का योग कितना आएगा? करिए। तो ये हो गया 0 0 5 5 10 का 0, हासिल में गया 1, 7 दूनी 14 और 5 5 10 24 और 1 25 का 5, हासिल में गया 1 10 और 2 हो गया ना। तो 11 11 और 6 कितने हो गए? 17 17 18 19 20 21 2,15,000 2,15,000। अब डायरेक्टली हम इस 2,15,000 पे क्या करेंगे? इस डायरेक्टली हम 15,000 पे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, 2,15,000 पे हम क्या करेंगे? 7/100 गुना 1/12 क्या होगा? करिए जल्दी से। दो 2,15,000 कई लोग तो करना ही छोड़ दिए। इसमें आ गया ना? कितना है बेटा? 1 2 5 4.16 ऐसा कुछ आया है। ठीक है, आप इसको करते रहना। लेकिन इसको देखो, ये जो 1 6 है ना, हमने ऐसे कैलकुलेट जब किए तो हमने सबको राउंड ऑफ करके बड़ा करते गए, तो यहाँ पे टोटली क्या हो गया? 1 रुपये का फ़र्क आ गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? क्योंकि दशमलव वाले को इग्नोर कर देते हैं। अगर यहाँ पे 1 6 लिखा है तो हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। कैसे? अगर ये 4 के बाद ये जो अगला नंबर है दशमलव का, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता ना, 1 ना हो के क्या होता? 5 या 5 से बड़ा, तो डायरेक्टली हम इसको क्या कर देते? राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे इसको 55 कर देते, बढ़ा देते। जैसे 50 पैसे ज़्यादा होता है, हम उसको अगला अमाउंट मान लेते हैं। जैसे 54 है तो 55 बोल देंगे, 56 है तो 57 बोल देंगे।
अब मान लीजिए 54.56 रहता तो मैं क्या करता इसको 55 कर देता। अगर 4-6 रहता तो इसको मिटा देता और कुछ नहीं बदलता। समझ में आ रहा है? तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस अमाउंट को लगभग करके लिख देंगे, लगभग। समझ में आया कि नहीं आया? ईजी है प्रोडक्ट मेथड। आपको ये टेबल बनाना है, ना कि ये फॉर्मेट, क्योंकि ये फॉर्मेट बनाना थोड़ा पेचीदा काम है। पहले क्या करेंगे, तिथियों को लिखेंगे जैसा फॉर्मेट दिया रहता है क्वेश्चन में, और उसके बाद अमाउंट, फिर माह की संख्या आप जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया वैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर गुणनफल लेंगे। और गुणनफल लेने के बाद क्या करेंगे, जो भी दर की राशि दी है, दर दिया है, और जो अपना 1/12 तो करना ही है, तो दर यहाँ पे 7% है, कहीं पे कुछ हो सकता है 6%, 5%, वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बात? समझ में आया सबको? चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।